राजपूत आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चाइल्ड पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सीटेट और एचटेट में कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, समय को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड पेडागोजी मीन। जो वर्ड पेडागोजी है उसका मतलब क्या है? 4 ऑप्शन है। टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को लीड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी क्यों किसकी स्टडी कहा जाता है? तो टीचिंग मेथड की जो स्टडी होती है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है, टीचिंग मेथड की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, साइकोएनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर है सी ऑप्शन, डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड क्या होता है? जो एक बच्चे की ग्रोथ को थ्रू आउट द स्पैन स्टडी करता है। ठीक है, कि किस बच्चे में कितनी ग्रोथ हुई है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? डेवलपमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। आप सभी को पता है आईटी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की फुल फॉर्म है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं। सबसे बेस्ट जो आज हम यूज़ कर रहे हैं स्पेशली ड्यूरिंग टीचिंग टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस, वी आर यूजिंग आईसीटी। तो इसका बेस्ट सूटेबल आंसर होगा बी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ए और सी का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, आईसीटी, दिस इज द बेस्ट टूल। क्लियर? सो आईसीटी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। टीचर का रोल क्या है कि जो बच्चों में डिफरेंस है इंडिविजुअल में, उसको वो सक्सेसफुली अपनी एजुकेशन में मतलब उन बच्चों को सीखने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो उसका क्या काम है? ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ऑप्शन सी, बोथ एन ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। अगर आप किसी भी टीचर को अपनी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के जो गैप है उनको कम करना है, तो उसको ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि वो उसको बच्चों के इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, उसको पता करना चाहिए। ठीक है, अगर उसको लगता है कि ये जो करिकुलम है ये कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको चेंज भी करे। कहने का मतलब है करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू द टीचर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अ child has mental age of 5 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of the child? तो हम IQ कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए। IQ कैलकुलेट करने के लिए मेंटल एज यानी कि MA, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि CA मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मेंटल एज हमारी यहाँ पर 5 है, क्रोनोलॉजिकल हमारी एज 4 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 25, 25 5 जा 125 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वो बच्चा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, 100 पे नॉर्मल हो जाता है। ठीक, तो IQ मेंटल एज को हम क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द स्कॉलास्टिक डोमेन। फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरली क्या होता है? विच बी यूज़ ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जिसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कन्वर्सेशन स्किल यस डेफिनेटली करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी यूज़ करते हैं, ओरल क्वेश्चंस को भी हम यूज़ करते हैं, बट प्रोजेक्ट्स को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह स्कॉलास्टिक डोमेन में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the John D.
स्कूल इज़ अ इंस्टीट्यूशन, स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। स्कूल क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, आप सभी को पता है, सामाजिक है। और जो एजुकेशन है वो भी क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। हम लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए ही या लोगों की हेल्प के लिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, हम सीखते हैं एजुकेशन को, खासकर अपनी हेल्प के लिए, पर लोगों की मदद के बिना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए स्कूल भी सोशल हो गया और जो एजुकेशन प्रोसेस है वो भी क्या हो गया? सोशल हो गया। चलिए, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी क्या है? किस चीज़ की साइंस है? साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, साइंस ऑफ बिहेवियर। जनरली कहीं कहीं माइंड भी पढ़ा जाता है, बट बेस्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन इन चारों ऑप्शंस में से मेरे अकॉर्डिंग साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेट करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए कौन सा एक फैक्टर नहीं है? देखते हैं। प्राइस डेफिनेटली मोटिवेट करेगा, इंसेंटिव भी किसी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, किसी की प्रेस करते हैं, तारीफ़ करते हैं, वो भी इसको आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, वो होगा प्रैक्टिस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। What is the stage from 2 to 6 years called? Definitely this is the pre-childhood stage, जो 2 से 6 साल तक होती है। इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स होती है। लेटर चाइल्डहुड आपको पता है 6 टू अडोलसेंस या प्री अडोलसेंस होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्री चाइल्डहुड होगा, 2 to 6 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी? एक्सेप्शनल, कई बार हम इस वर्ड को सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे, पर ऐसा नहीं होता। जो बच्चे नॉर्मल से नॉर्मल नहीं हैं, यानी कि गिफ्टेड भी हैं या स्लो लर्नर्स हैं, गिफ्टेड है, स्लो लर्नर्स हैं, या मेंटली रिटार्डेड हैं, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। नॉर्मल को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी एक्सेप्शनल्स में आती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि नॉर्मल। टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन एन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट हिज न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। टीचर को क्या करना है? जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने, बहुत क्लियर तरीके से प्रेजेंट करना है, क्लियर और इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि उनको समझ में आए। और उसको किसके साथ रिलेट करेगा? जो बच्चे पहले से जानते हैं। ठीक है, टीचर को कोई भी कंसेप्ट पढ़ाना है, वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएगा ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। कैसे समझ में आएगा? टीचर जो नया कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बच्चे के उस कंसेप्ट के साथ जोड़ देगा जो उसको पहले से पता है। ठीक है, जिससे उसको सीखने में आसानी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑलरेडी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। जनरली हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग न्यूमरेसी पे टिक करके आते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर ये वर्ड पढ़ा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हम इसको टिक कर देते हैं। बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? परसेप्चुअल स्किल्स, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल लीडर लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। जो इंडिविजुअल है अपनी गलती से सीखता है। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? तो इसका सही आंसर होगा ट्रायल एंड एरर। जनरली क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, फिर हम सीखते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, जो इंडिविजुअल अपनी गलतियों से सीखता है, वो किस मेथड के थ्योरी या किस थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है? वो है ट्रायल एंड एरर। ठीक है, चलिए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, हमारे MCQ क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम चल रहे हैं राइट RT एक्ट 2009। ठीक है, पार्लियामेंट ने इसको कब इनेक्ट किया था ये भी आपको बता देता हूँ, 4 अगस्त 2009 से। ठीक है, 2009, 4 अगस्त 2009 को इसको पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया था। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। द इनेक्टमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट अंडर द आर्टिकल 21A, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि किस आर्टिकल के अंदर RT को इनेक्ट किया गया था। तो वो है 21A, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेजर मूव टू चेंज द फेलिंग लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसको क्यों शुरू किया गया था आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बच्चे स्कूल को छोड़ रहे थे, ड्रॉप आउट्स थे, उसका रीज़न चाहे पॉवर्टी हो, गरीबी हो, ठीक है, कोई भी रीज़न है, खासकर इसका जो मुख्य रीज़न था वो गरीबी था, क्योंकि बच्चे
पैसे नहीं दे पा रहे थे, फीस नहीं दे पा रहे थे, या ड्रेस नहीं खरीद पा रहे थे, बुक्स नहीं खरीद पा रहे थे, जिसके कारण उनके पेरेंट्स उनको स्कूल से निकाल लेते थे। तो उन ड्रॉप आउट्स को, जो एजुकेशन में ड्रॉप आउट आया है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आरटी एक्ट को लाया गया। ठीक है, जो लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनेस्को, 159 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड गारंटी फ्री एजुकेशन फॉर 9 ईयर्स और मोर एंड इंडिया इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ लिस्ट। कितने कंट्रीज़ में ये लागू हो रखा? 159 कंट्रीज़ में। और हमारी जो कंट्री है उसमें एज क्राइटेरिया क्या है? 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। ये आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। ठीक है, द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन, जो एक्ट है वो कब आया इफेक्ट में? 1 अप्रैल 2010, जैसा मैंने आपको बताया। और इनेक्ट कब हुआ था? 4 अगस्त 2009। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। एंड इट क्लियरली स्टेट्स एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें से एक एजुकेशन भी है कि सबका अधिकार है उसके ऊपर। इसी को पूरा करने के लिए आरटी एक्ट को लाया गया था। अब प्राइवेट स्कूल में इसको, प्राइवेट स्कूल अगर पूरी फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते, आपको पता है सभी बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर भी उनको सरकार ने, चाहे फोर्स कर लो या कैसे भी, उनको कहा है कि आपको 25% सीट्स को एक स्कूल के अंदर आरटी बच्चों के लिए या वीकर सेक्शन के लिए रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अनरिकॉग्नाइज स्कूल कैन नॉट इंटरव्यू चाइल्ड और पेरेंट फॉर एडमिशन। जो अनरिकॉग्नाइज, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, वो ऐसे स्कूल बच्चों का या उनके पेरेंट्स का एडमिशन के लिए इंटरव्यू नहीं ले सकते। नो चाइल्ड परसुइंग एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और आस्क्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, किसी भी चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन के समय में रोका नहीं जा सकता, यानी कि कहने का मतलब है फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 8वीं तक आज के समय में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, 8 स्टैंडर्ड तक। तो उसका कहने का मतलब यही है। द आरटी एक्ट 2009 ऑफर्स प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। इसका मेन मुख्य कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन बच्चों को वापस लाना है जो पॉवर्टी या किसी रीजन की वजह से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, यानी कि स्कूल को छोड़ चुके हैं। स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू चार्ज एनी कैपिटेशन फीस एट एनी स्टेट वाइल गिविंग एडमिशन टू अ चाइल्ड। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया, आरटी में कोई फीस नहीं लगेगी। ऑल गवर्नमेंट्स एंड एडेड स्कूल शुड क्रिएट अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंपोज्ड ऑफ 75% मेंबर्स एज पेरेंट और गार्डियन। कमेटी बनेगी जिसके अंदर 75% क्या होंगे मेंबर्स? कौन से होंगे? पेरेंट्स होंगे या गार्डियंस होंगे। ठीक है, तो मेन आरटी यही है कि बच्चों की फ़ीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ उसके अंदर से ये पॉइंट्स हम लेके आए हैं। हार्वर्ड गार्डनर इज़ अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसका मुख्य क्या, इनका क्या कहना था, मेन कारण क्या था कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस माप मेज़र करने के जो भी तरीके हैं या बढ़ाने के जो तरीके हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम है। ठीक है, और सभी इंडिविजुअल्स में इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। ठीक है, द थ्योरी स्टेटेड दैट द इंटेलिजेंस इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर डोमेन बट rather consist of a variety of factors rather than being dominated by a single factor। ठीक है, जो इंटेलिजेंस या मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट लेकर आए थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो किसी एक सिनेरियो, एक डोमेन को देखकर हम नहीं बता सकते, जबकि इंटेलिजेंस के लिए वैरायटी ऑफ डोमेन्स है, वैरायटी ऑफ फैक्टर है। उसके लिए एक सिंगल फैक्टर पे हम नहीं कह सकते कि ये इंटेलिजेंट है या ये कमज़ोर है। सो देयर आर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं? हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दिस थ्योरी स्टेट दैट पीपल आर नॉट बोर्न विद ऑल द इंटेलिजेंस दे हैव। ठीक है, इस थ्योरी का पहला क्या है कि सभी लोग सभी इंटेलिजेंस के साथ पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको हमें डेवलप करना पड़ता है। ही प्रपोज दैट ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज एक्सेसिवली नैरो एंड लिमिटिंग। वही जो मैं कह रहा था कि जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरिक कंसेप्ट है इंटेलिजेंस के, वो बहुत कम है, बहुत तंग है, बहुत थोड़े से हैं। एंड दैट IQ टेस्ट फ्रिक्वेंटली ओवरलुक्ड अदर इंटेलिजेंस दैट अ पर्सन माइट पोजेस। ठीक है, जो IQ टेस्ट लेते हैं वो पर्सनल के एक्चुअल में इंटेलिजेंस नहीं आती। ठीक है, तो वही है कि जो हमारे पास प्रोसेस है वो बहुत थोड़े हैं, जो स्टेप है बहुत थोड़े हैं। दिस थ्योरी स्टैटर्ड द कन्वेंशनल थिंकिंग दैट
there is just one kind of intelligence, frequently referred to as G for general intelligence, which is solely concerned in cognitive abilities. ये थ्योरी बिल्कुल मना करती है कि सिर्फ एक ही तरह का इंटेलिजेंस होता है, बहुत सारे तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे कि गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक, स्पेशल, बॉडीली, कैनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल एंड नेचुरलिस्टिक। सो हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को किसी एक फैक्टर के ऊपर रखकर नहीं मेजर कर सकते। देर आर टू मैनी फैक्टर्स ऑन विच द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन डिपेंड। सो ही प्रपोज 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मेंशन बिलो। तो ये था हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी, जो जहाँ से कहीं ना कहीं पॉइंट कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।